हे गाइस, स्टार गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जहाँ हम सीजन 7 को कंटिन्यू कर रहे हैं। चीजें अब काफी टेंस हो गई हैं क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे गार्डो ने अपने छोटे बेटे यानी कि डैंग डैंग को निपटा दिया है और हमें ये भी रिवील हुआ कि डैंग डैंग का जो रियल हार्ट है वो उसी की बेस्ट फ्रेंड लुई के शरीर में है और जो हार्ट आज तक उसके अंदर था वो बिलोंग करता था डूम को, जो कि यामा का बिग ब्रदर है और वो भी अब जाग चुका है और कून के सामने है। वही दूसरी तरफ बैम ने भी यामा को जगा दिया था और एक ही साथ हम इवान कॉल के सामने फर्क के एल्डर को पहली बार देखते हैं जिसका नाम था कील हेलम, जो कि इन्हें रोकने के लिए आया था। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में आगे बने रहे। एपिसोड के स्टार्ट में ही हम देखते हैं डूम को, जो कि अपने सामने ये लोगों खड़े होकर देखकर पूछता है कि तुम में से वो सारे गद्दार कौन हो जो कि यामा की सेवा करते हो। और अब ये लोग कुछ रिस्पॉन्ड कर ही पाते। डूम यहाँ पे नोटिस कर लेता है अपने फैंग को, यानी कि अपने उस दांत को जो कि काफी पावरफुल है। जहाँ वो एंजल की तरफ देखकर उससे पूछता है कि मेरा फैंग तुम्हारे पास है। वही कून जो कि सारी चीज देख रहा था वो जैसे ही फैंग के बारे में सुनता है वो समझ जाता है कि हो ना हो यही यामा का बड़ा भाई है, लेकिन इसकी हाइट से में काफी छोटी है जितना कि उसने इमेजिन किया था यामा की हाइट को देखकर। लेकिन कौन जानता था इसकी हाइट चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो ये डेफिनेटली काफी डेंजरस है। वही हम देखते हैं एक रैंकर को जो कि जाका गार्ड था जिसको थोड़ी देर पहले कौन ने ठीक भी किया था। वो डूम को देखते के साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ डूम उसको ऐसा चार्ज करते हुए देखकर समझ जाता कि हो ना हो यामा का ही कुत्ता होगा। और यहाँ पर हम डूम की पावर्स को विटनेस करते हैं जहाँ पे वो अपने एक उंगली के फ्लिक से ही इसे दूर फेंक देता है जिसका नाम था फेरल रोड। और ऐसा होते हुए देखकर तो रैकून सभी लोग काफी भौचक्के से रह गए थे क्योंकि अपनी उंगली के हिलाने पर से इसने एक पावरफुल रैंकर को जो कि 4th नंबर पे आता है पूरे केज पे उसको दूर फेंक दिया। वही कून के माइंड में अब एक आइडिया आता है जहाँ पे वो रैक से पूछता है क्या तुम अभी भी अपनी पावर्स का यूज करके रॉक्स को कंट्रोल कर सकते हो। रॉक को तो समझ में नहीं आ रहा था कि बोला कौन ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, लेकिन कौन उसे कहता है तुम वो दीवार देख रहे हो ना जो कि रॉक से बनी हुई है, तुम्हें उसे गिराना होगा। वही दूसरी तरफ यामा अब एंजल और बाकी लोगों की तरफ देखकर कहता है कि आई होप सो कि तुम लोग यामा की तरफ ना हो, इसलिए लाइट बियरर जल्दी से मेरे फैन को मुझे वापस करो। वही इसी बीच रैक अपनी पावर्स का यूज करके उस वॉल को तोड़ देता है जिसकी वजह से सारे लोग स्टोम के ऊपर ही गिरने वाले थे। जहाँ पे डूम को अभी एंजल्स की टीम कह रही थी कि नहीं हम यामा की तरफ नहीं हैं, ना ही हम उसे सर्व करते हैं। लेकिन तभी माओ जैसे कि उस पूरी जगह पे भूकंप आ गया हो, सारी चीजें हिल रही थी जिसके वजह से सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर वहाँ एकदम से क्या हुआ। हम काफी बड़े बड़े दीवारों को वहाँ पे गिरते हुए देखते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है जॉर्डन को, जो कि अभी भी यामा के चैम्बर के बाहर लॉर्ड पॉल के एक लीडर से फाइट कर रहा था, जहाँ पे वो दोनों भी सरप्राइज हो गए थे उस ट्रेमर को फील करके। लेकिन जॉर्डन समझ गया था कि इसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है और वो सिर्फ ये है कि लॉर्ड यामा जाग चुके हैं। और जैसे ही ऐसा होता हुए देखता है यहाँ पे लॉर्ड पॉल का आदमी वो सीधे ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है कहते हुए कि डैम इट, मुझे जल्दी से लॉर्ड पॉल को इसकी खबर देनी होगी। लेकिन जॉर्डन भी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और से कहता है तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो। वही हमें अब यामा के चैम्बर को दिखाया जाता है जहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो चुका था और यामा अब जाग चुका था और क्राक और बैम के सामने बैठा था, जहाँ उसे लगता है सारी चीजें बता दी गई थी क्योंकि वो इनसे कह रहा था कि अगर ऐसा हुआ है यानी कि मेरा भाई पॉल यहाँ पर आकर तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा था मेरे साम्राज्य यानी कि केज के अंदर जब मैं सो रहा था, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। और सिर्फ इतना धोखा इनफ नहीं था, उसने मेरे बड़े भाई यानी कि डूम को भी वापस से जगा दिया। और चीजें यहीं खत्म नहीं हुई, यहाँ तक कि जो एल्डर के इन्वॉय है जो कि फक से आया है और मेरा सबसे लॉयल सर्वेंट यानी कि रैंकर नंबर 2 गार्डो वो भी उनकी तरफ हो गया, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे गद्दी से उतारा जा सके। और यहाँ पे यामा को हम एंग्री होते हुए देखते हैं खासकर गार्डो को लेकर, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि बास्टर्ड उसे सही से धोखा देगा। लेकिन उससे बड़ा इशू ये है कि डूम अभी तक जाग चुका होगा। वे हम देखते बैम को जो कि यामा को हरी करने के लिए कह रहा था, यानी कि जल्दी से उसे जाकर डूम को रोकने के लिए, क्योंकि अब इस यामा के पास सब चीज सोचने का समय नहीं है। क्योंकि बैम का ये मानना था कि इस टाइम पे केज में हर तरफ जो यामा के साम्राज्य की प्रजा है यानी यहाँ के सिटीजन वो मारे जा रहे हैं इस तख्ता पलट की वजह से।
और यहाँ पे यामा की जिम्मेदारी बनती है कि वो जाकर अपने आदमियों की जान बचाए। लेकिन यामा ऐसी शांति से नहीं बैठा था। वो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खुलासा करता है और बताता है कि हमें वो जल्दीबाजी में कोई भी चीज नहीं करनी, क्योंकि अगर डूम मारा जाता है तो हमारी जो एंटायर कैनिन स्पीशीज है, यानी जो हमारी पूरी प्रजाति है, वो भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगी। जहाँ क्राका को तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि आखिर यामा कहना क्या चाहता है, कि डूम के बढ़ने से भला इनकी कैनिन प्रजाति का क्या लेना देना। और क्राका यहाँ तक भी कहता है कि उसके मास्टर यानी कि जिनसुंग हा ने उसे एक बार बताया था कि कैसे यामा ने अपने सारे भाइयों को कितने लंबे समय पहले ही हरा दिया था। जब यामा क्राका की बात सुने कहता है, अगर ऐसा है तो मतलब तुम जानते हो इस बारे में। हाँ, मैंने उन सभी को हराया था बहुत समय पहले, और आज भी मुझे पॉल से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। चाहे उसके जैसे कितने भी आ जाए, मैं सभी को हरा सकता हूँ काफी आराम से। लेकिन जब बात डूम की आती है तो स्टोरी काफी डिफरेंट है। और यामा का ऐसा कहने के पीछे एक खास रीजन था, जहाँ बताता है कि डूम कैसे स्पेशल है उनकी पूरी स्पीशीज के अंदर, क्योंकि डूम इकलौता सोर्स है सारे कैनिन पीपल की पावर का। और अगर इसका आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका सिर्फ एक मतलब है, जो कैनिन पीपल के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है, जो कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक भी हमने देखा है, वो पूरी पावर एक तरीके से डूम से ही आती है लोगों के पास, जो कि क्राक और वियोल यानी कि बैम के लिए काफी शॉकिंग था सुनने के बाद। वहीं पे अब यामा अपने और अपने भाइयों के बारे में कुछ बात बताता है कि कैसे ये तीनों भाई अपने पेरेंट्स को कभी नहीं जानते थे, और इसलिए इन्हें ये भी नहीं पता कि आखिर उनका जन्म कब हुआ और उन्हें किसने ऐसे भटकने के लिए छोड़ दिया। और जब से उसने कॉन्शियसनेस संभाली है, यानी कि बचपन से ही, तो उसने सिर्फ एक ही बात सुनी और समझी है कि ये सिर्फ 3 भाई हैं जो कि साथ में रहते हैं, और जब तक ये एक साथ रहेंगे तो ये स्ट्रॉन्गर रहेंगे किसी से भी। और इन्होंने अपना नाम आवारा कुत्ता रखा था, यानी कि वाइल्ड डॉग्स, जिनके ग्रुप का लीडर डूम था, यानी कि यामा और पॉल का बड़ा भाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, डूम के अंदर एक काफी अच्छी एबिलिटी थी किसी झुंड को या पैक को लीड करने की, जबकि दूसरी तरफ यामा अकेले काफी कंफर्टेबल फील करता था। और डूम को सिर्फ उसकी स्किल ही लीडर नहीं बनाती थी, उसकी जो स्पेशल एबिलिटी थी, यानी कि अपनी स्पेशल पावर दूसरे के साथ शेयर करना, ये उसे और भी खास बना देती थी हम तीनों भाइयों में। और डूम अपनी पावर का यूज करके किसी ऑर्डिनरी मैन को भी एक कैनिन पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और इसी वजह से हम तीनों भाई, जिनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि हम चाइल्ड पैदा कर सकें, वहीं पे जो न्यू टर्न कैनिन पीपल होते हैं, डूम की पावर से ट्रांसफॉर्म होने के बाद उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, यानी कि हमारे वंश को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी कैनिन प्रजाति को। और इसी टेक्निक का यूज करके डूम ने लंबे समय तक हमारे पैक के नंबर्स को बढ़ाया, यानी कि आज जो तुम कैनिन पीपल देखते हो वो डूम के वजह से ही हो पाया है पॉसिबल। और चीजें ऐसे ही चलती रहती, यानी कि एकदम ठीक। लेकिन परेशानी तब आई हमारे सामने जब फग के एल्डर डूम के अंदर काफी इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि जब फग ऑर्गेनाइजेशन को डूम की स्पेशल पावर का पता लगा तो चाहते थे कि डूम एक स्लेयर की पोजीशन को ले और वो अपनी इस पावर का यूज करे फग को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। लेकिन मैं यानी कि यामा इस चीज के अगेंस्ट था, और मैं इस आइडिया के खिलाफ सिर्फ यूं ही नहीं था, मेरे पास एक अच्छा खासा रीजन था इस आइडिया को अपोज करने का। डूम की जो एबिलिटी है उससे वो माइंड कंट्रोल भी कर सकता है उन सभी कैनिन पीपल को जिसके साथ उसने अपनी पावर शेयर की थी, और अगर वो चाहे तो एक ही पल में सभी कैनिन पीपल को इस चीज के लिए मजबूर कर सकता है कि वो अपनी जान खुद ही ले लें। और इसीलिए फग ये चाहता था कि डूम एक स्लेयर बने, ताकि वो अपनी इस पावर का यूज करके कैनिन पीपल को फग के जितने युद्ध होने वाले हैं उसमें फाइट करवा सके। और इसके एक्सचेंज में डूम को सारी पोजीशन, प्रिविलेज और पावर मिलेगी जो कि स्लेयर के पास होती है फग के अंदर। और इन सारी चीजों की वजह से पॉल भी एक टाइम के बाद एग्री कर गया डूम के इस प्लान से, लेकिन मैं उन्हें तब भी अपोज करता रहा। और इवेंचुअली हम आपस में लड़ने लगे इस चीज को लेकर कि आखिर हमारे इस पैक का रूलर कौन होगा। हम कुछ फ्लैशबैक भी देख पाते इस फाइट के, जहाँ पे काफी दिखने में क्रीपी और डेंजरस लग रहे थे, जहाँ यामा इन लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे एक लंबी और ब्रूटल फाइट के बाद एंड में उस फाइट को वो जीत जाता है, जिसकी वजह से वो पॉल को यहाँ से हमेशा के लिए निकाल देता है, यानी कि बैनिश कर देता है अपने क्लैन से। और साथ ही अपने बड़े भाई डूम का जो हार्ट था उसकी बॉडी से निकाल कर उसे केज के अंदर लॉक कर देता है लंबे समय के लिए। लेकिन तब भी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो कि यामा के सामने थी उस पूरी जगह का लीडर बनने के बाद भी, और वो थी कि वो डूम की तरह अपनी पावर्स को शेयर नहीं कर सकता दूसरों के साथ।
और जब इन तीनों भाइयों में लड़ाई हुई थी यानी गद्दी को लेकर, तो उस टाइम पे मोस्टली कैन पीपल मारे गए थे और बिना डूम के पावर के जो कि वो शेयर करता था, जितने भी कैन पीपल बचे थे वो भी इंस्टेंट हो जाते एक टाइम के बाद। और जैसे समय बीतता गया अब मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, हमारे नंबर काफ़ी कम हो गए और अंत में मुझे ये डिसाइड करना पड़ा कि मैं वर्क की पावर को बोरो करूंगा और वर्कशॉप के साथ मिलके इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढूंगा। और इसलिए मैंने प्रॉमिस किया कि अगर वो मेरे इस गोल को पूरा करने में मेरी हेल्प करते हैं तो मैं स्लेयर बन के उन्हें अपनी पावर जरूर दूंगा, लेकिन इसके एक्सचेंज में उन्हें एक ऐसे डिवाइस को इन्वेंट करना होगा जो कि मेरे ब्रदर की पावर को हार्नेस कर सके और शेयर कर सके कैन पीपल के साथ। और आगे चल के इवेंचुअली वर्कशॉप ने एक ऐसा डिवाइस बना भी लिया जिसकी वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाई और फाइनली मैंने भी स्लेयर की पोजीशन को ले लिया। उस डिवाइस के थ्रू मैंने डूम की पावर्स को अपने सब्जेक्ट के साथ शेयर करना शुरू किया, जिनमें कि गार्डो और इसके साथ ही बाकी के लोग भी आते हैं जो कि अब ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और साथ ही रिप्रोडक्शन भी। और इसी के साथ ही फक को जो सोल्जर्स चाहिए थे उनकी इस डिमांड को पूरा करने के लिए मैंने सोललेस कॉम्बैट डॉग्स बनाए जो कि सोल्जर्स का काम कर सके फक के लिए, ना कि हमारे कैनियन पीपल। वही जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमारे यहाँ के लोगों का ये मानना था कि पावर की जो सोर्स है वो मेरे अंदर है ना कि डूम की, लेकिन मुझे ये झूठ उन्हें बार बार बोलते रहना पड़ा ताकि हमारे क्लैन के अंदर शांति बनी रहे। अगर यामा की माने तो अपने आप को लेकर इस तरह से क्लियर है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि उसका माइंड एकदम क्लियर है कि आखिर उसे क्या चाहिए और वो एकमात्र चीज यही है कि अपनी क्लैन को प्रिजर्व करके रख सके, यानी कि अपने कैन पीपल की जान बचा सके। कैनियन पीपल अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे अगर डूम मर जाता है तो, और साथ ही उनके ट्रांसफॉर्मेशन की पावर भी खत्म हो जाएगी। चाहे यामा कहता है डेट्स राइट, अगर डूम मरा तुम्हारे सारे कैन पीपल खत्म हो जाएंगे। आने वाले कुछ जनरेशन के थ्रू ही हमारी पावर पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी और एक टाइम के आकर खत्म ही हो जाएगी। लेकिन यहीं पे एक चीज काफी अलग हुई। एक टाइम के बाद मैंने डैंग डैंग को देखा जो काफी स्पेशल था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि हो सकता है ये भी गार्डो का एक छोटा सा प्लान होगा जिसका हिस्सा डैंग डैंग था और उसके अंदर पक्का मेरे बड़े भाई का हार्ट होगा। जहाँ हम देखते जॉर्डन को कमरे के बाहर से सारी बातें सुनते हुए वही यामा कह रहा था कि अगर सच सबके सामने आ जाता है तो हमारे पास अब सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं। जहाँ पहला ऑप्शन तो ये है कि डूम अब हम सभी का एक नया रूलर बन जाए और इस केज पर राज करे और जितने भी कैनियन लोग हैं उन्हें अपना वॉरियर स्लेव बना ले, या फिर मैं डूम को मार दूं और हमारी जो एंटायर प्रजाति है वो धीरे धीरे करके मर जाए। लेकिन चाहे मैं कोई भी ऑप्शन क्यों ना चूज करूं, उसके साथ जो मेरी फाइट होने वाली है वो इनएविटेबल है, यानी कि वो तो होके ही रहेगी। और मुझे पता है कि इस बार जब हम दोनों का आमना सामना होगा तो इस बार तो मुझे उसे मारना ही होगा, क्योंकि मैं इस बार दोबारा से उसे लॉक नहीं कर सकता पहले की तरह। जहाँ क्राका को भी अब कुछ नहीं सूझ रहा था कि अब क्या करना चाहिए सिचुएशन के अंदर, तभी वियोल कहता है यानी कि मैम कि जरूर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, क्यों ना हम डूम से ही बात करें, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तुम्हारे पास तुम्हारे स्लेयर का टाइटल भी रहे, कुछ ऐसा। क्राका इस बात को सुनते ही मैम को कहता है तुम वापस से झूठी उम्मीद लेकर आ रहे हो, ऐसा कोई तरीका ही नहीं हो सकता कि एक हाई रैंकर जो कि इतने लंबे समय से जीता आ रहा है वो अपने माइंड को ऐसे सडनली चेंज कर लेगा। जब वियोल कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम डायरेक्ट इससे फाइट करके इसके भाई को नहीं समझा सकते तो क्यों ना हम किस तरह की शर्त लगाए या किस तरह का गेम। या वो पूछता है तुम किस तरह की गेम की बात कर रहे हो, जहाँ बैम समझाता है कि बिल्कुल इस तरीके की जैसे कि मैंने तुमसे शर्त लगाई थी, यानी कि जो भी पहले फैन को लेगा अपने अपोनेंट से वो जीत जाएगा। और शायद डूम भी इस बात के लिए राजी हो जाए क्योंकि वो शायद आपसे ना फाइट करना चाहे लॉर्ड यामा, क्योंकि आप उसे एक बार पहले भी हरा चुके हो। तो अगर हम कुछ ऐसा प्रपोज करें इसके सामने तो शायद वो मान जाए। तो क्राका भी इस बात को सुन के सोचने पड़ जाता है और उसके माइंड में ये बात चल रही थी कि कैसे उसके सामने यानी कि डूम के सामने यामा ना जाए और क्राका और बैम जाए और ये प्रपोजिशन रखे तो वो इनकी पावर को अंडरएस्टिमेट करके शायद इस चैलेंज को मान ले। और अगर उनका एक छोटा सा प्लान किसी तरीके से कामयाब हो गया तो यामा और उसके कैन पीपल को भी बचा लेंगे और साथ में उनकी मदद भी उन्हें मिल जाएगी अपने मास्टर की जान बचाने के लिए। और ये थॉट और क्लैरिटी माइंड में आते ही साथ ही क्राका यामा से कहता है कि यामा
तुम अपने भाई से फाइट करो, इससे पहले तुम हमें एक चांस देना चाहोगी क्या? यामा पूछता है तुम कौन सी चांस की बात कर रहे हो? जहाँ क्राका से कहता है कि पहले हमें उसे चैलेंज करने दो और जो आउटकम आएगा उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जो सुनने के साथ ही यामा हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि तुम उसे चैलेंज करोगे, तुम शायद पहले इतना पावरफुल ना रहा हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों मिलकर भी उसके सामने नहीं टिक सकते। क्राका यामा की इस बात सुन कहता है कि इसकी चिंता तुम हम पे छोड़ दो, लेकिन इसके एक्सचेंज में अगर हम सफल हो जाते हैं तो तुम्हें हमसे एग्री करना होगा हमारी मदद करने के लिए, और अगर हम हार गए तो जो तुम्हारी मर्जी वैसा कर सकते हो। यामा इस बात को सुन के एग्री कर जाता है और कहता है ठीक है, जब तक तुम इस डील को पूरा करोगे मैं भी एल्डर के एनवॉय से मिलकर आता हूँ, क्योंकि अगर एल्डर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं तो मुझे भी फाइट बैक करना होगा। कहने के साथ ही यामा उस रूम से बाहर निकल जाता है, लेकिन जाते जाते फाइनली एक चीज और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि डूम को अभी तक उसका फैंग नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसे अपना फैंग मिल जाएगा उसकी जो माइंड कंट्रोल एबिलिटी है उसकी पावर वो रिगेन कर लेगा। ये बात याद रखना कि वो लास्ट चांस है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और यामा सीरियस होकर कहता है कि अगर उसे अपना फैंग वापस मिल गया तो चाहे एक्सटेंशन हो या नहीं मैं उसे पक्का खत्म कर दूंगा इस बार। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डूम को जगाया गया था और वहाँ पे पूरी दीवार गिरने की वजह से सभी लोग उसके नीचे फंस गए थे। जब माइकल को देखते हैं जो कि एप्पल को ढूंढ रहा था कि आखिर एप्पल कहाँ गई। वहीं इसी बीच हम देखते कून को रैक को वहाँ से भागते हुए, जहाँ पे कून चिल्ला रहा था कि एलिगेटर रन, जहाँ पे रैक कहता है कि डैम इट अब उस डैंग डैंग टर्टल का क्या होगा, जहाँ पे कून उसे समझाता है कि हम ये फैंग डूम के हाथों नहीं लगने दे सकते और अगर वो जाग चुका है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, यानी कि डैंग डैंग मारा जा चुका है। माइकल समझ जाता है कि एप्पल को लेकर शायद यहाँ पे कून भाग रहा है, लेकिन इससे पहले कि कून वहाँ से निकल पाता हम देखते उसे सरप्राइज होते हुए जहाँ उसके सामने कोई खड़ा था और कह रहा था तुम्हारे पास कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग स्किल है रगरेट, तुमने मुझे सही में सरप्राइज कर दिया। हम देखते ये बात कोई और नहीं बल्कि डूम कह रहा था, जो कि इनका रास्ता रोके खड़ा था और कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैनियन पीपल के लीडर के सामने आने की। और ये कहने के साथ ही अपने फर को उस पूरे इन्वायरमेंट के अंदर फैला लेता है, जो देखने में तो काफी अजीब लग रहा था। जहाँ पे वो काफी डेंजरस आवाज में कहता है क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। जब हम देखते हैं कून को टेलीपोर्टेशन को ऑन करते हुए अपने लाइट हाउस का यूज करके, वहीं पे वो साथ में रैक को कहता है कि एलिगेटर तुम जितनी पावर यूज कर सकते हो करो ताकि इसे रोक सको। जहाँ पे रैक तो एग्री कर जाता है, लेकिन डूम इस बात सुन के हंसने लगता है और कहता है तुम मुझे रोकोगे भला। कहने के साथ ही वो इन दोनों पे अटैक कर देता है कहते हुए तुम रगरेट काफी हिलेरियस हो, क्या आज के समय में सारे बच्चे ऐसी हैं क्या, जब मैं छोटा था उस समय। और आगे डूम अपनी बात को कंटिन्यू कर पाता हम कुछ अजीब सा होते हुए देखते हैं, जहाँ पे डूम को कोई चीज हिट की थी और वो भी सीधे उसके स्कल को, जहाँ डूम को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। पीछे से देखते शिविशु और हासु को आते हुए जो कि कह रहा था नाइस शॉट। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते इवान कॉल को और साथ ही में हासुंग यो को, जिसका रास्ता एल्डर ने रोक रखा था, जो इन्हें कह रहा था कि ना ही तुम और ना ही सेल कैंडिडेट तुम दोनों वो रास्ता आज नहीं ले सकते जो तुम लेने की सोच रहे हो, मैं तुम्हें उस बात पर नहीं चलने दे सकता। और साथ ही जो उसने अपनी मिस्टेरियस पावर का यूज करके जो तीर चलाए थे वो कहता है ये जो एरोज है यही तुम्हारी डेस्टिनी को एक ट्रू पाथ की तरफ लेकर जाएगी। जहाँ इवान कॉल इस बात को सुन के एकदम से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने अपना दिमाग खो दिया है क्या ओल्ड मैन, तुम सठिया गए हो। स्क्रू डेस्टिनी, चाहे मेरा प्रारब्ध और नियति कुछ भी हो, मैं तुम सभी को जला के राख कर दूंगी। जो कहने के साथ इवान कॉल यहाँ पे उसके सारे पावर्स का काउंटर अटैक कर देती है, जहाँ हम देखते काफी सारे डिस्ट्रक्शन को होते हुए, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी पावर आपस में फाइट करी थी। यहाँ उनके एक तरफ तो फक का एल्डर जो कि समवट एक फैमिली लीडर जितने स्टैचर लेवल का है इस फक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और दूसरी तरफ हाई रैंक का इवांक हॉल जो कि 60th रैंक पे है। वही इनकी फाइट जहाँ इंटेंस हो रही थी हम देखते इवांक हॉल पे काफी स्पेशल पावर का यूज करते हुए, लेकिन जो एल्डर फक थे वो उस पूरी पावर को भी डिसिमेट कर देते तुरंत में और अपनी पावर को यूज करते हुए सीधे इवांक हॉल के ऊपर अटैक कर देते हैं वापस से।
जो चीज हांसू यू को भी काफी सरप्राइज करती है कि कैसे इवांका की जो फ्लेम्स थी उसको न्यूट्रलाइज करते हुए उसकी जो एरो है यानी कि एल्डर की वो सीधे इनकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा एस्टोनिशिंग चीज ये थी कि वो एरो इन्हें हिट नहीं करता बल्कि इनके आसपास मूव करने लगता है सर्कल्स में। जब इवांका का मानना था कि व्हाट द हेल ये चल क्या रहा है यहाँ पर, लेकिन हांसू यहाँ पे नोटिस करता है कि जो एरोस थे ये एक तरीके का रास्ता क्रिएट कर रहे थे स्पेस के अंदर, यानी कि एक पाथ जहाँ पे तो उसे विश्वास ही नहीं होता अपनी आंखों पे। लेकिन एल्डर कहते हैं मैंने तुम्हें वार्न किया था कि एरो तुम्हारे सही पाथ की तरफ पॉइंट आउट करेंगे। और जहाँ इवांका हांसू इस एरो के बीच में फंसे हुए थे वहीं पे हम देखते एल्डर को यहाँ से जाते हुए, और वो लोग कहीं और नहीं बल्कि केज में जा रहे थे। जहाँ एल्डर जाते हुए इवांका की चीज बताते हैं कि कैसे वो आज जान क्या स्लेयर कैंडिडेट को खत्म कर देंगे और साथ ही में जो करंट स्लेयर है यानी कि लॉर्ड यामा उसको भी हराकर एक नए स्लेयर को इलेक्ट करने वाले हैं जल्दी ही। और ये एल्डर यहीं पे नहीं रुकते, जाने से पहले इवांका को एक वार्निंग देते हुए ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एकमात्र इकलौती ऐसी पर्सन हो जिसके पास एंशिएंट पावर है तो तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है चीजों को समझने में। वह इवांका और कुछ कर पाती। हम देखते एल्डर को उसके साथी को यहाँ से निकलते हुए और साथ ही में इवांका हांसू को फंसे हुए उस एरो के अंदर। वही अब हमें केज को वापस से दिखाया जाता है जहाँ पे 50 सेकंड पहले के कुछ इवेंट्स को हम देखते हैं, जहाँ केज के हवा के ऊपर हम किसी पर्सन को हवा में उड़ते हुए देखते हैं जिसको सबसे पहले नोटिस करती है क्राका की एक सर्वेंट। जहाँ इस जगह पे एक रैंकर को भी हम देखते हैं जो कि इस लेडी से पूछे थे कि भला तुम यहाँ पे क्या करने सोच रही हो। लेकिन वो लोग सरप्राइज तो तब हो जाते हैं जब वो देखते हैं इस लेडी को एक अलग ही तरीके के स्पेयर को यूज करते हुए, और ये स्पेयर उसी डायरेक्शन में छोड़ा गया था जिस तरफ लॉर्ड पॉल थे। और तभी हमें वापस से वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पे डूम कूनो रैक को धमका रहा था और उन्हें बस खत्म ही करने वाला था। लेकिन तभी उसे आके एकदम से एक स्पेयर हिट करता है, वो भी उसके स्कल में। सभी सरप्राइज हो गए थे कि एकदम से इतनी बड़ी साइज का यानी कि मैसिव सा स्पेयर डूम को कैसे लग गया, जो लगने के बाद ही डूम सीधे जमीन पे आके गिर पड़ता है। इसके साथ ही हमें अब कुछ पास्ट के इवेंट दिखाए जाते हैं ठीक आधे घंटे पहले की, जब डोम को ये स्पेयर लगा था। हमें दिखाया जाता है केज के ऊपर बने हुए एक रोजलमॉन रेजिडेंस को, और यहाँ हम देखते हैं हांसू को और सिविशो को कुछ बात करते हुए जो कि बता रहा था कि कैसे लॉर्ड जॉर्डन ने इन्हीं जगह के बारे में बताया था, यानी कि वही बंदा जो कि बैम के साथ है अभी तक, या उनको जगाने के लिए गया था। और यहाँ पे दोनों बात कर रहे थे कि कैसे जो डाटा इन्होंने जासूसी करके निकाला है उससे उन्हें पता लगा कि कैसे अभी जितने भी करंट एग्जीक्यूटिव है यामा के लिए, शायद जितने रैंकर्स काम करते हैं उनमें सिर्फ जॉर्डन इकलौता ऐसा बंदा है जो कि सरवाइव किया था उस बैटल को जब उनके भाइयों के बीच में वो लड़ाई हुई थी। वही जिस मोटिव के साथ ये लोग यहाँ पर आए थे उन्हें ये जगह काफी अजीब सी लग रही थी क्योंकि उन्हें यहाँ पर कोई भी स्पेशल डिफेंस सिस्टम नहीं दिख रहा था, और साथ ही इनका ऑब्जर्वर भी कुछ पिक नहीं कर रहा था जैसे कि यहाँ पे किस तरह का ट्रैप लगा हो। जहाँ हांसू पूछता है कि सिविशु का क्या मानना है इन सब चीजों को लेकर, तो यहाँ पे सिविशु कहता है कि चाहे जो भी हो हमें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि हम सिर्फ एक रेगुलर है, हमें नहीं पता कि एक रैंकर अपनी स्लीव्स में कौन सी ट्रिक छुपा के बैठा है। और अभी ये डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी एकदम से आवाज आती है ऑब्जर्वर में से कि कौन है वहाँ। चाहे ये दोनों तो सरप्राइज आते इस आवाज को सुन के, लेकिन ये नोटिस कर लेते उस ऑब्जर्वर को जिसमें से आवाज आ रही थी, जहाँ पे अब ये बंदा कहता है तुम पक्का वही रगरेट हो जो कि बाहर से आए होगे, क्या तुम यहाँ पे मेरी हेल्प मांगने के लिए आए हो। जब सिविशु तो और ज्यादा सरप्राइज आता है इस बात को सुनकर और पूछता है तुम्हें कैसे पता। चाहे पर्सन अब इन्हें बताता है कि ऑब्वियस नहीं है, सारे ऑब्जर्वर जितने भी केज के अंदर है वो सभी मुझसे कनेक्टेड हैं और इसीलिए मुझे सारी बातें पता है कि इसमें क्या चल रहा होता है किसी भी टाइम। यह सुन के सिविशु सीधे ही पूछ लेता है कि अगर ऐसा है तो बाकी लीडर की हेल्प क्यों नहीं की अभी तक तुमने, क्योंकि जो केज है वो टोटल मैस बन चुका है अभी के लिए तो, और अब हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए इस टेक ओवर को रोकने के लिए। चाहे इस बात को सुन के वो ऑब्जर्वर में से आवाज आती है कि ठीक है मुझे फॉलो करो, और तभी एकदम से सिविशु का पैर की चीज के ऊपर पड़ जाता है जो नोटिस करता है ये एक मैगजीन थी जिसके फ्रंट पेज पे एंडोर्सी थी, यानी कि प्रिंसेस एंडोर्सी। जहाँ पे सिविशु इसको देखकर थोड़ा सा सोच पड़ जाता है कि भला ये मैगजीन पे कब आई, ये मैगजीन भला यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन तभी ऑब्जर्वर उसमें से आवाज आती है इनको डांटते हुए कि भला तुम मैगजीन के साथ क्या कर रहे हो, उसे छोड़ो और मेरे साथ चलो। कि अगले मोमेंट हम इन दोनों को एक रूम के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं जहाँ में सिविशु पूछता है कि सर क्या आप यहीं पे हैं,
और हम नोटिस करते हैं इस रैंकर को, जो कि एक लेडी थी और कहती है राइट हियर रिग्रेट्स। और हमें पता लगता है कि यामा की क्लैन की जो कमांड है उसमें इस 7th नंबर पे एग्जिस्ट करती है और इसका नाम है स्पेयर बियरर रियोल मॉन। और रियोल यहाँ पे इन दोनों को आते हुए देखकर कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिचुएशन पता है कि आखिर क्या चल रहा है और तुम्हें पक्का यहाँ पे जॉर्डन नहीं भेजा होगा। वही शिशु का ध्यान इसके पीछे रखे हुए एक बहुत ही बड़ी सी पिलो पे भी जाता है, जो कि एंडोर्सी का स्पेशल आइटम था, जहाँ पे हाथ उसे कहता है कि इसे इग्नोर कर दो अभी के लिए। तो वहीं पे इनकी बातचीत अब आगे बढ़ती है, जहाँ पे रियोल कहती है कि मैं किसी भी फाइट और बैटल के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहती और इसलिए सोचना भी मत मुझे मनाने की किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं नहीं जाने वाली। जो सुनने के बाद तो बेचारा शिशु का मुंह ही उतर जाता है। लेकिन उसने इस छोटे से टाइम में यानी कि इस मीटिंग में एक चीज ऑब्जर्व की थी और वो ये था कि जो कैनिंग पर्सन है ये एंडोर्सी की तरह काफी ज्यादा दिखने में सिमिलर लगती है। वही अब हम रियोल को उदास होते हुए देखते हैं, जो कि बड़बड़ाने लगी थी और कह रही थी कि मैंने आज तक ये सारी चीजें बाकी लीडर से छुपा के रखी, लेकिन लगता है सबको सच पता लग जाएगा। जहाँ पे वो बात करी थी लॉर्ड यामा के बड़े भाई लॉर्ड डूम के बारे में कि कैसे उसे कैद में रखा गया केज के अंदर। और यहाँ पे हमें यही पता लगता है कि जब वो बैटल हुई थी यानी कि वाइल्ड लॉक से तीनों भाइयों में, उस समय इस पर्सन ने यामा का साइड लिया था उस बैटल के अंदर जब यामा और डूम आपस में लड़े थे। और रियोल यहाँ पे यही बताती है कि वो काफी अजीब सी लड़ाई थी दो भाइयों के बीच में, जिसके बीच में काफी सारे एग्जीक्यूटिव और बहुत सारे लोग मारे गए और जो बचे उसे इस प्लेस को छोड़कर बाहर जाना पड़ा। और मैंने यामा की साइड सिर्फ इसीलिए ली क्योंकि मैं उन्हें रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन आज तक भी उन्होंने मुझे एक बार भी ये सच्चाई नहीं बताई कि आखिर वो बैटल हुई क्यों थी। और मैंने उस बैटल के रियल रीजन को जाने बिना ही अपने इतने सारे भाइयों की जान ली अपने इस हाथ से। और इसीलिए मुझे जब भी वो बातें याद आती है तो मेरा हाथ कांपने लगता है और इसलिए मैं केस से सबसे अलग इस रूम में रहती हूँ ताकि मुझे कोई परेशान ना कर सके। और इस ट्रॉमा को इग्नोर करने के लिए मैंने दूसरी काफी सारी हॉबीज ट्राई की, जिनमें से जाके एक समय के बाद मुझे एंडोर्सी जहाज के बारे में पता लगा, जो कि भी टावर में एक न्यू स्टार है और मैं उसकी काफी बड़ी फैन बन गई। और ये जो क्यूट ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होती हैं, कोई भी ट्रॉमा और बैटल से रिलेटेड कोई चीज नहीं होती, यही अब मुझे जिंदा रखे हुई है और इसलिए मैं वापस से उस बुरी सी दुनिया में नहीं जाना चाहती। जब हाथ से इस बात को सुन के काफी एंग्री तो हो गया था, पर फिर शिविशु से कहता है ये बात अपनी तक ही रखो और गलती से भी इसे सुनने मत देना, तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो हम देखते हैं रियोल को, जो कि उठ के वहां से चली जाती है कहते हुए कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मैं वो ऐसी पुरानी वाली रियोल मोड नहीं हूँ जो कि फाइट कर सके और यामा की हेल्प कर सके, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस केज को कौन रूल करता है। तो ऐसा होते हुए देखकर शिविशु एकदम से उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है वी तुमने गलती से भी उन रेगुलर्स के बारे में सुना है क्या, जो कि एंडोर्सी के साथ ट्रेवल करते हैं इस टावर के अंदर। जब वो हिचकिचाते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम्हें कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं ऐसे, लेकिन हम लोग एंडोर्सी के टीममेट्स हैं अगर तुम जानना चाहो तो। और इसके जस्ट बाद हमें दिखाया जाता है रियोल मॉन के रेजिडेंस के रूफ को, जिसके ऊपर एक काफी अजीब सा वियर्ड सा और काफी एंशिएंट सा स्पेयर लगा हुआ था। जब शिविशु इससे पूछता है कि बोले ये भाला यहाँ पर क्या कर रहा है, तो रियोल इन्हें बताती है कि लॉर्ड यामा ने खुद उसे ही स्पेयर दिया था और कहा था कि एंशिएंट टाइम से पास डाउन होते आया है। इस वेपन का एक्चुअल नाम क्या है वो तो यामा को भी नहीं पता, लेकिन यामा ने एक चीज के बारे में बताई थी कि कोई भी जो एंशिएंट पावर के लोग हैं उसके अलावा कोई भी इसे उठाने की कोशिश करता है तो उनकी बॉडी में एक अलग ही तरीके की पेन की वेव्स आने लग जाती हैं और मैं भी सिर्फ इसे एक ही बार थ्रो कर सकती, वो भी बिना इग्निशन का यूज किए। और ये भाला बिना इग्नाइट किए भी बाकी सभी वेपन से काफी ज्यादा पावरफुल है, ये ऐसा का वे स्ट्रॉन्गर है जो भी एग्जिस्ट करते इस लेवल के आसपास। रियोल कह रही थी कि मैं स्पेयर को यूज तो नहीं करना चाहती दोबारा से, लेकिन अगर एंडोर्सी के टीममेट्स को यही हेल्प कर सकता है तो मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है। वही रियोल को ये पता लग गया था कि कैसे जो डूम है वो जाग चुका है और उन्हें बताती है कि कैसे ऐसे तो डूम को भी अपनी सारी पावर वापस नहीं मिली है तो इन्हें जल्दी करनी होगी अगर उसे वापस से सुलाना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए। जहाँ रियोल का कहना था कि मैंने उस वॉर के बाद एक कसम खाई थी कि कैसे मैं वापस से उस ब्लैक ड्रैगन के अंदर नहीं बदलूंगी, लेकिन अब तुम लोग की मदद करनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा। शायद यही मेरी डेस्टिनी थी कि मैं स्पेयर को वापस से थ्रो करूँ।
इन बातों को सुन के शिविशु और हासु दोनों के अलग रिएक्शन थे। जैसे कि शिविशु को लग रहा था कि ब्लैक ड्रैगन कितना कूल नाम है, वहीं पे हासु कह रहा था कि सही मजाक करने में लगी है क्या। वो इन सारी बेफालतू की बातों को हम छोड़ दें तो हम देखते लेवल 5 का ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि सही में काफी तगड़ा था, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ लेवल 3 के ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं बाकी कैन पीपल के पास। तो हमें पता लगता है कि जो आर्म है ये जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो इसका नाम इसने ब्लैक ड्रैगन रखा था, जो देखने में कुछ ड्रैगन जैसा तो लगता ही है। शिविशु तो सही में काफी अमेजिंग फील कर रहा था। वहीं पे ल्यूला पूछती है कि मैं अगर तुम्हें सही में हेल्प करूँ तो तुम मुझे एनओसी मिलवाने में मेरी मदद करोगे ना एक्सचेंज में। न शिविशु थोड़ा सा इम्बैस हो जाता है, लेकिन कहता है या ऑफ कोर्स। तो मन में जानता था कि एंडोर्सी वापस से काफी पिटने वाला है, लेकिन वो कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें सही में काफी कुछ अच्छा दिला दूंगा बाद में। वही हम देखते हैं रूल को, जो कि अपनी इस ब्लैक ड्रैगन का यूज करके उस पेयर को उठाने लग जाती है और ये सोचते हुए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रूलर है कौन इंचार्ज, लेकिन मुझे एंडोर्सी से मिलने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यहाँ पे रूल चिल्लाते हुए कह रही थी कि तुम सुन रहे हो ना मेरे सारे पुअर ब्रदर्स जिन्होंने अपनी जान खोई बिना किसी मतलब के, क्योंकि इस पॉइंट से मैं सिर्फ उस चीज के लिए फाइट करूंगी जो चीज मेरे लिए मैटर करती है, ना कि किसी चीज के लिए जो कि इनसिग्निफिकेंट हो किसी और के लिए। तो ये कहने के साथ ही उस पेयर को छोड़ देती है और इसी मूवमेंट पे जाके डूम को स्पेयर लगा था, जो चीज हमने पहले देखी थी, और इसी वजह से डूम सीधे जमीन पे जा गिरता है, जहाँ आसपास खड़े लोग काफी शॉक हो जाते हैं। फिर चाहे वो गार्डो हो या फिर पॉल तो इतना गुस्से में था कि समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज की किसने, लेकिन जब वो स्पेयर को पास में पड़े हुए देखता है तो समझ जाता है कि ये काम र्यूल मॉन का है। वही कौन जिसका दिमाग काफी तेज चलता है सिचुएशन में भी, वो रैक को कहता है कि एलिगेटर मुझे पता नहीं अभी क्या चल रहा है, लेकिन हमें निकलना चाहिए इसी टाइम पे। रैक का दिमाग उतना तेज नहीं चल रहा था और वो पूछता है तुम्हारा क्या मतलब, हम कैसे भागे यहाँ से। तो कून कहता है इडियट वो देखो वही फ्लोटिंग शिप, हमें वहां पहुंचना होगा। वही दूसरी तरफ डोम जहाँ जमीन में पड़ा हुआ था, हम एकदम से स्माइल करते हुए देखते हैं, तो ये कह रहा था व्यू जीज मैं अभी तो उठा था और देखो क्या हुआ। क्या ये र्यूल का स्पीयर है? वो तो अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे ट्रांसफॉर्म हो गया, वरना सही में मैं परेशानी में पड़ सकता था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी देर तक हेडेक तो रहने ही वाला है। वही कून और रैक जिस मोमेंट पे और फ्लोटिंग शिप पर पहुंचने वाले थे, लेकिन एंड मोमेंट पे यहाँ पे डूम सामने आ जाता है और कहता है तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो रगरेट्स। जहाँ कून तो उसको अपने सामने वापस से खड़ा होते हुए देखकर एकदम से शॉक हो जाता है कि आखिर ये वो चीज लगने के बाद भी जिंदा कैसे है। वहीं भी शिविशु पूछता है र्यूल से कि क्या हुआ, क्या डूम मारा गया, जिस पे र्यूल उसे बताते कि नहीं। देखते उसके डरे हुए चेहरे के एक्सप्रेशन को भी, जहाँ वो पूछ रही थी कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तो मेरे ऑब्जर्वर बता रहे हैं वो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो शिविशु को और हासु को एडवाइस करती है कि अगर हो सके तो यहाँ से भाग जाए। वही अब हमें यामा का रूम दिखाया जाता है, जहाँ यामा जॉर्डन के सामने खड़ा था और यामा जॉर्डन से पूछता है कि भला तुम कब से मेरे रूम के बाहर अलाउड हो गए और क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली। यहाँ पे जॉर्डन को समझ में नहीं आता उसे क्या बोलना चाहिए अपनी किंग से, लेकिन वो एंड में उसे सॉरी कहता है। तो यामा समझ जाता है कि जॉर्डन को भी सारी बातें पता है, लेकिन यहाँ पे यामा जॉर्डन कुछ नहीं करता, बल्कि वो आगे बढ़ जाता है कहते हुए कि तुमने जो भी बातें भी सुनी वो बिल्कुल सच है, और जितने भी कैनियन पीपल की जो पावर है वो सभी मेरे भाई से आती है तुम लोगों के पास, और इसीलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम डूम का पक्ष लेना चाहो इस फाइट के अंदर, तुम भी मुझे छोड़ के जा सकते हो बाकी लोगों की तरह, जैसा कि गार्डो ने किया था। लेकिन तभी यामा का ध्यान उसकी तरफ तब जाता है जब जॉर्डन कहता है कि मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ लॉर्ड यामा आपसे, जितना कि मैं पहले था। हम जॉर्डन को देखते हैं जो काफी खुश लग रहा था और एक्साइटेड भी, और वो कहता है कि मैंने हमेशा से काफी अजीब लगता था कि आप अपनी पावर हमसे शेयर करते हैं, क्योंकि आपका नेचर तो एक लोन वुल्फ जैसा है, क्योंकि आप एक बेस्ट वॉरियर हो जो किसी से कुछ भी शेयर नहीं करता, और वही सबसे रियल चीज है आपके बारे में, और इसी के लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पावर मुझे किससे मिली, मैं सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ लॉर्ड यामा, और मैं अपने मरते दम तक आपको ही फॉलो करने वाला हूँ। तो यामा ये सारी बातें सुनकर मैंने सोचा था कि भला कोई ऐसा लुनेटिक कैसे हो सकता है। वही भी जॉर्डन कह रहा था चाहे स्लेयर कैंडिडेट हो या स्लेयर, ये सारे लोग काफी अमेजिंग होते हैं। वही यामा ये कहते हुए आगे बढ़ जाता है
कि चाहे कुछ भी हो, इस जैसे कुछ लुनेटिक्स जब मेरे आसपास होते हैं तो वही तो इस पैक को यानी कि इस झुंड को और इंटरेस्टिंग बनाता है। और आगे बढ़ते हुए यामा एक फाइनल ऑर्डर देता है यहाँ पे जॉर्डन को कि मैं एल्डर से इनवॉइस से मिलने जा रहा हूँ, तुम स्लेयर कैंडिडेट के साथ जाओ और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। या कुछ टाइम के बाद ही हमें सीधे एल्डर के एनवॉय के एकोमोडेशन को दिखाया जाता है, जहाँ उस बॉक्स के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा था वो लगातार उस एल्डर को सारी बातें बता रहा था कि केज में कैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज तो हुई, लेकिन फिर भी मोटा मोटी प्लान अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जो चीज एल्डर ने पहले एक्सपेक्ट कर ली थी कि क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक चीजें वैसे ही हो रही हैं और वो भी यहाँ पे अब जल्दी आने वाला है, यानी कि जो एल्डर है वो केज के अंदर आ जाएगा। लेकिन अभी इनवॉय और एल्डर की बात खत्म ही होती, हम देखते हैं यहाँ पे यामा को आते हुए जो कि कह रहा था गुड इवनिंग इनबॉय, मैंने सुना कि तुम गार्डो के साथ हो चुके हो, या ऐसा कहीं गार्डो ने मुझे धोखा दिया तुम्हारी तरफ होने के लिए, और जब मैं सो रहा था तो तुमको सीरियस बिजनेस करने की कोशिश कर रहे थे मेरी साम्राज्य के अंदर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद को खराब करने की, और ये गलती तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है जिसका फल तुम्हें जल्दी मिलने वाला है। जहाँ इनवॉय सोच रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, या मैं एकदम से जाग कैसे गया, ये तो सुबह तक सोए रहना चाहिए था। तो यामा एक स्माइल के साथ कहता है ये एक परफेक्ट वेदर है ना मरने के लिए, तो क्यों ना तुम अपने उस छोटे से बॉक्स से बाहर निकल कर आओ यू बास्टर्ड। जहाँ हम देखते यामा को एक ही पावर के पंच के अंदर उस पूरे बॉक्स को तोड़ते हुए, और हमें पहला लुक भी दिखाया जाता है एल्डर की सिनबॉय का जिसका नाम था म्यूल, जो कि काफी अजीब सा क्रीपी सा लग रहा था और इसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या स्लेयर। और म्यूल यहाँ पे धमका तो यामा को ये भी कहता है चाहे तुम फक के एक स्लेयर ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ऐसे बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने की जो कि खुद एल्डर ने भेजा था, और जो भी इस तरह के बॉक्स को ओपन करेगा उसे सीधे ही दुश्मन माना जाता है एल्डर्स की काउंसिल का, और तुम्हें इसका मतलब पता है ना। जब यामा एक स्माइल साथ कहता है अच्छा ऐसा था क्या, इतना इम्पोर्टेंट है, मुझे तो पता ही नहीं था। म्यूल को देखते अपनी पावर्स का यूज करते हुए जहाँ पे वो अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, कहते हुए कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए थी कि एल्डर के नोआ के ऊपर अटैक का मतलब है एल्डर के ऊपर अटैक। और ये कहने के साथ ही म्यूल अपने एक अजीब से आर्मर को भी एक्टिवेट कर लेता है जहाँ बताता है कि खुद एल्डर ने मुझे ये चीज दी है और इसकी स्पीड के सामने तो तुम भी नहीं टिक सकते। जब यामा इस चीज को नोटिस करता है कि म्यूल कैसे काफी तेजी से मूव कर रहा है पूरे रूम के अंदर एक काफी हाई स्पीड के साथ, और कहता है तुम सही भी काफी क्विक तो हो। जब म्यूल नाम का बंदा हंस रहा था, कह रहा था कि देखो तुमने एक ओपनिंग छोड़ दी अपने पीठ के पीछे, और जैसे यहाँ पे म्यूल को एक लीथल मूव का यूज करते देखते हैं यामा के ऊपर जिसका नाम था ग्रीन बोन ब्रेथ, जो कि डायरेक्ट सीधे यामा को हिट करता है। लेकिन सरप्राइजिंग चीज तो ये थी कि पूरा रूम डिस्ट्रॉय हो गया था लेकिन यामा के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं आता। तो यामा काफी डेंजरस लग रहा था और कह रहा था कि तुम इस चीज को एक अटैक कहते हो, इससे मुझे कुछ हर्ट तो नहीं हुआ लेकिन ये स्मेल काफी क्रैब की तरह करता है। क्या तुमने कभी किसी माउथ वॉश के बारे में नहीं सुना क्या? जब यामा इस तरह से मजाक उड़ा रहा था म्यूल का, वही भी म्यूल अब काफी डर गया था क्योंकि उसके इतने खतरनाक लीथल मूव के बाद भी यामा हिला तक नहीं था अपनी जगह से। और उसके बाद तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया था एल्डर के इस इनवॉय के पास, यानी कि यहाँ से दुम दबा के निकल जाने के और यहाँ से भाग जाने के। और म्यूल की इसी डर के साथ ही ये एक्सप्रेशन वीडियो भी यहीं पे ओवर होता है। जब इस वीडियो में हमें यामा के पास्ट के बारे में थोड़ा सा जानने को मिला और हमें यही पता लगा कि यामा उतना क्रूर नहीं है जितना कि वो दिखता है, यानी कि जैसा सीजन 7 की स्टार्टिंग से हमें लग रहा था कि कैसे इतने सारे हंटर डॉग्स को क्रिएट किया जा रहा है एक आर्मी की तरह, और कैसे यामा पूरा कंट्रोल रखता है सभी कैन पीपल के ऊपर, लेकिन रियलिटी में तो यामा काफी सॉफ्ट हार्टेड है और वो अपने लोग की जान बचाना चाहता था और साथ ही में अपने भाई को भी जीवित रख रखा था इतने लंबे समय से। लेकिन रियल क्वेश्चन आता है कि चाहे यामा की इंटेंशन कुछ भी हो, उसने अपने भाई को यहाँ से बाहर निकाला और एक को इतने लंबे समय से कैद कर रखा था, तो आखिर कैनिंग पीपल किसका साथ देंगे, यामा का या उनके ओरिजिनल ओनर, या ऐसा कहें उनके गॉड से जिससे उनको उसकी पावर मिलती है। और इन भाइयों की लड़ाई के बीच में भला बैम और उसके दोस्त अचीव कर पाएंगे या नहीं जिस मोटिव के साथ वो यहाँ पर आए थे, यानी कि स्लेयर यामा की हेल्प लेना ताकि अपने मास्टर जिनसुहा को बचा सके। तो इन सब चीजों के आंसर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर उसकी नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन, ताकि वीडियो की
नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही वीडियो पसंद आ रही हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय गाइस।